हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में ही हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 10th के अंदर में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स रिएक्शंस एंड टुडे वी हैव टू नो अबाउट हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चों, मैं एक बार फटाफट आपको क्विक रिवाइज करवाता हूँ कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट कॉपी और किताब लेकर सामने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। तो आई होप आप सब लोग कॉपी कलम लेकर सामने बैठ गए होंगे। मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने कल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यूसली किसी न किसी तरीके से बदलते रहती हैं। इस बदलाव को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, वन इज़ फिजिकल चेंज और अनदर इज़ केमिकल चेंज। तो बच्चों, फिजिकल चेंज हमको क्लास 8 में पढ़ना था एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंज। अभी हमने पढ़ा कि जहाँ भी कहीं भी एक केमिकल चेंज होगा, हमने तीन तरह का देखा था प्रॉपर्टी जिसका कि ये चेंज परमानेंट होगा, रिवर्सिबल होगा और इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो अगर ये तीनों ही चीज़ फुलफिल होते हैं दैट मीन्स कि वो चेंज केमिकल चेंज है। और जहाँ भी कहीं केमिकल चेंज होगा वहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन भी होगा। यानी हमने केमिकल चेंज के बाद क्या देखा था? केमिकल रिएक्शन। दरअसल बच्चों देखो, रिएक्शन जो ये होता है वो दो तरह का होता है। रिएक्शन हम लोगों के पास दो तरह के होते हैं। एक होता है केमिकल रिएक्शन जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हमको नहीं देखना है। लेकिन फिर भी आप इतना बात याद रखो कि जो भी कोई रिएक्शन होता है उसमें एक पहले से कोई चीज़ें रहती हैं। सपोज़ करो ये चीज़ें पहले से हैं और वो उस रिएक्शन के बाद कुछ और बन जाती हैं, किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसी नए सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ जो पहले से चीज़ें होती हैं, दोज टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज विच टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, हम लोग उसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। और वैसा केमिकल स्पीसीज जो बन के मिलता है हम लोग उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमने एक बात देखा था कि यहाँ केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में बस एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फुलफिल करता है। दैट मीन्स कि इन दिस केस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर मास कंजर्व रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हमने देखा था कि फिजन में कोई एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, जैसे कि आपने देखा कि यूरेनियम ब्रेकडाउन होता है थोडियम प्लस अलग अलग एलिमेंट्स में। तो वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटा छोटा न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे होते हैं। सन के केस में यही चीज़ होता है। जितने भी तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें इसी तरह का चीज़ होता है। न्यूक्लियर एटम्स में एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, दरअसल इसके अंदर में थोड़ा सा मास डिफेक्ट हो जाता है। अगर सपोज करो मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, तो यहाँ थोड़ा सा मास कम हो गया। उसी थोड़े से मास को हम बोलते हैं डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट। और उसी डेल्टा एम को बाद में आइंस्टाइन साहब ने हमको बताया था कि यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला उन्होंने लिखा कि हाफ डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ जो ये डेल्टा एम है वो डिफेक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों, हमको ये बात याद रखना है। अभी अगर मास डिफेक्ट बहुत कम भी होगा ना तो फिर भी एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। सपोज कर ये कोई 10 ग्राम का प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था जो केवल 9 ग्राम प्रोडक्ट दिया, तो अगर 1 ग्राम का भी मास मिसिंग हुआ ना तो आप यहाँ पर अगर 1 ग्राम भी रखोगे तो लाइट का वेलोसिटी तो बहुत होता है ना, और उसका भी स्क्वायर होने वाला है। तो ये जो एनर्जी यहाँ से निकल कर आएगी वो लगभग में 9 बहुत ज़्यादा जो है सो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आएगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। जब हमने इसको देखा तो फिर केमिकल चेंज के बाद केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस के बाद हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस को जब हम थोड़ा सा बढ़िया से उसको इन्फॉर्मेटिव ढंग से लिखते हैं, उसमें स्टेट्स को मेंशन करते हैं, उसमें सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, जितने भी कैटलिस्ट हैं, टेम्परेचर है, नेसेसरी कंडीशंस हैं, सबको जब रखते हैं तो वही मिलके आता है, हमको देता है क्या? इक्वेशन। फिर हमने देखा कि ये इक्वेशन दो तरह का होता है। एक वो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फुलफिल करता है, पहले से ही किया हुआ रहता है, तो हमने उसको बोला था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक वो जो कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फुलफिल नहीं करता है, हमने उसको बोला था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आपको याद होगा बच्चों, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में करा था। आज हम यही देखने वाले हैं कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो किस तरह का समस्या आएगा और फिर हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बच्चों दो तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल कराया था कि अगर हमारे पास H2 है और फिर हमने इसमें O2 डाला और ये मिल के बन रहा है H2O। अभी आप देख रहे हो कि इधर रिएक्टेंट की तरफ जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2 × 1 2 + 16 × 2 दैट इज 32, और जब इधर सम करोगे तो आपको आएगा 18। अब ये हो रहा है 34, ये हो रहा है 18। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? डाल्टन साहब ने बहुत पहले ही बता दिया था कि मास शुड बी कंजर्व्ड। दैट मीन्स
कि अगर रिएक्टेंट में आप टोटल 34 यूनिट मास लेकर चल रहे हो तो प्रोडक्ट में भी 34 यूनिट ही आना चाहिए। मास गया कहाँ? इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो है नहीं कि मास डेल्टा एम बन के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तो वैसा कुछ एनर्जी भी नहीं इमिट हो रहा है। तो हम लोग इसको फिर बढ़िया से बाद में देखते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करने का ज़रूरत होता है ताकि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फुलफिल करना शुरू हो जाए। तो आज हम वही देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द 10th क्लास। आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको टोटल 2 तरीका बताने वाला हूँ। एक बहुत ही ईजी होगा जो आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज हीट एंड ट्रायल, और दूसरा हम लोग देखेंगे अलजेब्रिकल मेथड। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको देखोगे और देखने के साथ ही बैलेंस करने में लग जाओगे। आपको पहले चेक करना होगा कि क्या ये बैलेंस है ऑलरेडी या फिर अनबैलेंस्ड है। अगर वो अनबैलेंस होगा तभी हमको उसको बैलेंस करना है। जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमको उसको बैलेंस करने में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज़ करो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, दैट इज़ सपोज़ करिए क्वेश्चन है सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये गिव्स हमको दे रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखो ऐसे करोगे, आप एक तरफ लिखोगे रिएक्टेंट, बीच में खींचोगे लाइन, दूसरी तरफ लिखोगे प्रोडक्ट, और फिर रिएक्टेंट में देखोगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो हमारे पास कार्बन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। कार्बन जो हमारे पास है वो रिएक्टेंट में केवल एक नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। तो यहाँ सारी ही चीज़ें इक्वल नंबर्स में पाई जा रही हैं। तो जब नंबर इक्वल है तो मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, तो टोटल मास भी इक्वल होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेयर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस वी कैन से दैट दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन कल को अगर कोई दूसरा इक्वेशन आ जाए, सपोज करो हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमको दे रहा है अमोनिया NH3। अभी हमको इसको देखना है कि अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट की तरफ में, तो रिएक्टेंट में क्या क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन भी कितना है, 2। लेकिन अगर प्रोडक्ट का बात करें तो नाइट्रोजन केवल 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो कोई भी बैलेंस नहीं है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को, दीज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये क्या कहलाएंगे, हमारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इसी को हमको करना होगा बैलेंस, है ना। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक जो हमारे बुक में लिखा हुआ है वो है सबसे पहला, दैट इज़ हीट एंड ट्रायल मेथड। दरअसल ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसमें बस जस्ट हम वैल्यूज़ के आगे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल स्पीसीज़ के आगे में कुछ कॉफिशिएंट्स को लगाते हैं और उसको लगा के चेक करते रहते हैं बार बार कि कब वो ठीक अरेंज हो जाए और वो बैठ जाए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल हो जाए। लेकिन ये हमेशा ही कारगर नहीं होता है। ये तभी तक आप सॉल्व कर पाओगे जब तक इक्वेशन या तो छोटा होगा और या तो आपने पहले कभी उस इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में देखा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब इक्वेशन हमारे लिए अननोन होता है, ट्रिकी होता है, बड़ा होता है, तो हम उसको एग्जैक्ट वो डिजिट हम रख नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा जिसका जो एक साइंटिफिक मेथड है, हम लोग उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, दैट इज़ अलजेब्रिकल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम उसको भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो फटाफट आप कॉपी और पेन निकालिए, मैं पहले आपको एक सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से करना सॉल्व करोगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बहुत ही इजी एग्जांपल लेता हूँ एक। सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ है H2, फिर लिखा हुआ है O2 और हमको मिल रहा है H2O। तो पहले बताओ क्या ये बैलेंस है। फटाफट देखो तो, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ एक बैलेंस नहीं है। अगर नहीं है तो करना शुरू करते हैं बैलेंस। करने से पहले कुछ बातें नोट करो। सबसे पहली बात देखो बच्चों, समझिए एक बात। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2O, मैंने यहाँ पर लिखा 5H2O, मैंने यहाँ पे लिखा MgOH का होल ट्वाइस, और मैंने यहाँ पे लिखा 2MgOH का होल ट्वाइस। देखो बच्चों, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये जो सबसे पहला चीज़ है H2O के अंदर में आपको जो न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ दिख रहा है वो या तो यहाँ दिखाई देगा आपको सबस्क्रिप्ट में, या फिर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कॉफिशिएंट में। याद रखो, केमिकल सिंबल लिखते समय, केमिकल फॉर्मूला लिखते समय आपको न्यूमेरिकल डेटा केवल 2 जगह दिखाई देगा, या तो सबस्क्रिप्ट में या तो फिर सामने कॉफिशिएंट में। जो सबस्क्रिप्ट में डेटा होता है वो अपने से पहले वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स कि H2O में जो 2 है वो H के लिए है। यानी हम कह सकते हैं कि इस H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। दूसरी तरफ जब हम लिखते हैं 5 ऑफ H2O, तो 5 ऑफ H2O कहने का मतलब होता है कि हमने जो ये H2O ड्रॉ करा था, दैट इज़ ये, तो ये H2O का पूरा मॉलिक्यूल ही 5 बार है। इसका मतलब कि एक H2 का जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और वैसा वैसा 5, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पर 10 हाइड्रोजन।
अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन, तो एक H2O में एक ऑक्सीजन और ऐसे ऐसे 5 H2O हैं, दैट मीन्स कि 5 ऑक्सीजन। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो कॉफिशिएंट का वैल्यू होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू होता है वो अपने से जस्ट प्रीवियस के लिए एप्लीकेबल होता है। तीसरी बात, कहीं कहीं पर आपको होल 2 में ऐसा दिखाई देगा कोई चीज़ लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो इस बंद ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ये H पे भी जाएगा और O पे भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ कि बताइए MgH होल ट्वाइस में Mg कितना है, तो आप कहोगे केवल 1। मैं पूछूंगा ऑक्सीजन कितना है, आप कहोगे 2। मैं पूछूंगा हाइड्रोजन कितना है, आप कहोगे 2। इस बातों को एकदम बहुत ही बारीकी से आप समझिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर मैं दूसरी तरफ आपको बोलता हूँ कि 2NaOH, जल्दी से बताओ फटाफट इसमें Na कितना है, तो Na इसमें 2 है। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल इतनी की बात करते तो Na एक होता, लेकिन वैसा वैसा तो 2 मॉलिक्यूल है ना। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो 2 और हाइड्रोजन का भी बात करें तो 2। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं MgOH का होल ट्वाइस और आगे में लगाते हैं 5, तो बताओ Mg कितना होगा, 5। ऑक्सीजन कितना होगा, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो रहा है, लेकिन इसके कारण 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। हाइड्रोजन भी कितना होगा, तो 10 होगा। सपोज करो मैंने कहा H2SO4, अब बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना, तो कहोगे 2। मैं पूछूंगा सल्फर कितना, तो कहोगे 1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है। पूछूंगा ऑक्सीजन कितना, तो कहोगे 4। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें पहले से क्लास 9th में आपने पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो आप प्लीज़ जाइए पहले क्लास 9th में उन चीज़ों को पढ़िए, और आपके पास तो उसका वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम्म अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैंने लिखा था वहाँ पे H2 प्लस O2 क्या दे रहा है, H2O। देखो, एक बात आप याद रखो, आपको इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए आपको इसमें कॉफिशिएंट्स ऐड करने हैं, नंबर्स लगाने हैं। तो आप जो नंबर लगाओगे वो कभी भी आप सबस्क्रिप्ट में नहीं लगाओगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो कोई बच्चा कहेगा सर हाइड्रोजन तो 2 है ही, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए बस सिंपली मैं यहाँ पे 2 लगा दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि, और ये हो गया प्रूव्ड। तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको नंबर जो लगाने का अलाउड है वो यहाँ नहीं है। सबस्क्रिप्ट में आप नहीं लगाओगे, आप केवल और केवल कॉफिशिएंट में लगाओगे। अभी कोई बच्चा पूछेगा क्यों सर ऐसा क्या हो गया, तो ऐसा ये हो गया कि पहले तो हमारे पास ये H2 था, H2O था, लेकिन जब आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, और वो पहले का चीज़ रहा ही नहीं। तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। आप कॉफिशिएंट्स में आपको आपका काम क्या है, आप नंबर्स, अब एटम्स के नंबर को आपको इक्वल करना है, ना कि आपको मैटर ही चेंज कर देना है ना। चलिए, तो ध्यान ये देना है कि यू हैव टू पुट द कॉफिशिएंट्स इन फ्रंट ऑफ द दिस सिंबल्स, ना कि उसके बीच में आप घुसाओगे कहीं पर सबस्क्रिप्ट। तो देखो ध्यान से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है H2, यहाँ है O2 और यहाँ पर है H2O। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 1। अभी यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हमको बनाना है 2। अभी इस ऑक्सीजन को 2 बनाने का बस 2 ही उपाय है, या तो मैं यहाँ लिख देता और या तो मैं यहाँ लिख देता। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि सबस्क्रिप्ट लिख नहीं सकते हैं, अलाउड नहीं है, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल यही हो सकता है। और जब ये होगा तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 2, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। और उसी हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए या तो हम यहाँ 2 लगा दें या तो फिर यहाँ 4 लगा दें। तो सही कौन सा होगा, यहाँ पे 2 लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया सही बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट इज 2H2 प्लस O2 मिलकर बना 2H2O। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएंगी। बाबा रामदेव ही कहते हैं कि धीरे धीरे करने से सब होता है। चलो उसके बाद देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ N2, उसके बाद हमने इसमें दिया H2 और ये मिलके बन रहा है NH3। देखो तो फटाफट, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया है। तो एक बात तो कंफर्म है कि बैलेंस नहीं है। अब चूँकि बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होगा, करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ऐसा करने से नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो यहाँ 2 ही है, तो इसके आगे 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। दैट मीन्स कि N2 प्लस 3H2 मिलकर बन रहा है 2NH3। वेरी गुड, हमने इसको कर लिया, है ना। चलिए, 2 मैंने करा, अभी से सब आप करोगे। पहले वीडियो को पॉज करोगे और पॉज कर करके जो है सो आप चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करोगे। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपके सामने Fe प्लस Cl2 FeCl3। जल्दी से बताइए कहाँ पर क्या भरना होगा। पहले सॉल्व करो, फिर
ऊपर में एग्जैक्ट वैल्यू भरना। यहाँ छेड़छाड़ नहीं करो, पहले नीचे सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। तो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि Fe यहाँ पर 1 है, Fe यहाँ पर भी 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3। तो देखो कभी भी 2 और 3 आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इन दोनों को आप क्या करो ना कि कुछ ऐसा डिजिट बनाओ जो कि 2 भी बन जाए और 3 भी बन जाए। तो 2 में अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो जाएगा, यानी इस वाले 2 में तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो Cl6 बनने वाला है, और इस वाले 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो Cl6 बनने वाला है। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा Fe 2 हो गया, तो उसके कारण यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये बैलेंस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 2 ऑफ Fe प्लस 3 ऑफ Cl2, दैट मीन्स 2 FeCl3। हो गया बैलेंस। चलो वीडियो को पॉज करके बनाना, ठीक है ना, चीटिंग नहीं, खुद से बनाओगे तो सीखोगे। लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारा Fe प्लस O2 मिलके बन रहा Fe2O3। जल्दी से बताओ क्या करना होगा। सेम चीज़ है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 3, तो इसको भी 2 कर लो 6 हो जाएगा, इसको भी 3 कर लो 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से Fe4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिख देना होगा सिंपली। हो गया सॉल्व। ये आपके NCERT का पहला क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। हाँ देखो, तो एक काम करो तुम, C2H4 है और हम इसको दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में O2, और ये हमको बना के दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो यहाँ पर इथीन रहे या फिर इथेन रहे, दोनों में सेम ही होगा, लेकिन इथेन के रहने से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा मिथेन वगैरह के रहने से। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करो। हो गया। ध्यान दो भी, ध्यान ये दो कि देखो कार्बन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो कार्बन 2 हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ऑक्सीजन को 4 होना पड़ेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा भी दूंगा तो ऑक्सीजन 4 होगा, लेकिन ऑक्सीजन 1 तो यहाँ भी है, तो यहाँ पर 4 और 1 5 हो जा रहा है, जबकि यहाँ 2 है। 2 है मतलब कोई ना कोई इवन वैल्यू आना चाहिए, तो 5 नहीं 6 कर लेते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो कार्बन तो 2 था ही था, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4 और 4 2 6, यानी यहाँ पे करना पड़ेगा फिर 3, और ऐसा करने से देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, और हाइड्रोजन तो 4 है भी ऑलरेडी, दैट मीन्स की हो गया सॉल्व। आप कह सकते हो क्या, C2H4 प्लस 3O2 और 2CO2 प्लस 2H2O, है ना, हो गया। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको लगभग में 50 से 60 के आसपास में इक्वेशंस को PDF के फॉर्म में, प्रैक्टिस सीट के फॉर्म में जो है सो आपके एप्लीकेशन में नोट्स वाले सेक्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से CBSE जंक्शन को जब आप डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद केमिस्ट्री वाले सेक्शन में क्लास 10th में आपको जो है सो राइट साइड में डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, नोट्स वाले सेक्शन में आपको DPP आपको मिल जाएगा, जिसमें डेली प्रैक्टिस सीट हम लोग अपलोड करते हैं, वो आपको मिलेगा, आप उसमें से उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद उसमें बहुत सारा असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो क्वेश्चन होंगे वो NCERT के क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होंगे, दैट इज़ वो आपके क्लास 11th और जो हमारा ये पैरामेडिकल होता है, नीट वगैरह होता है, उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से लेवल 3 में आपको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एलन कोटा फिटजी वगैरह के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, तो हम लोग वो सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। चलिए उसके बाद फिर हम देखते हैं कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको कहा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, C4H10, अभी हम क्या ले रहे हैं ये C4H10 प्लस O2, और ये भी सेम चीज़ देगा CO2 प्लस H2O। जल्दी से सॉल्व करो, तो सेम चीज़ करना है, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, अगर एक बार हो गया, हाँ फटाफट जल्दी से करो। देख लो, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कार्बन कितना है 4 है ना, और कार्बन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 4 लगा दो। ऐसा कर देने से ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 जा 8 हुआ ना, 8 8 8, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, और हाइड्रोजन को होना कितना है 10, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो 5 लिखने से हाइड्रोजन हमारा 10 हो गया, हाइड्रोजन 10 है भी, बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 5 यहाँ का और 8 यहाँ का, तो ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए। पहले तो कैलकुलेट करो कि ऑक्सीजन कितना है टोटल। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ना भी चाहिए।
तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। हालांकि मुझे तो इसका वैल्यू याद है तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब ये कि आप इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को खोजते रह जाइएगा, पुट करते रह जाइएगा, बहुत समय चला जाएगा और एग्जाम हॉल में हमारे पास उतना समय होता नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो उस समय आपके पास आपके पास कोई अनदर होना चाहिए तरीका, जिससे कि आप कोई एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। ये तो कोई साइंटिफिक मेथड है नहीं, आप लगा रहे हो, जल्दी भी लग सकता है, लेट भी हो सकता है। तो हमारे पास कोई एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए जिससे हम तुरंत ही लगा करके उसको सॉल्व कर सकें। तो आप पहले वहाँ जाइए कमेंट सेक्शन में, डाउनलोड सेक्शन में जा करके, और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एक काम करो, वहाँ से आप करो, बनाओ, सॉल्व करो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अभी अलजेब्रिकल मेथड जिससे हम सॉल्व करते हैं। तुम कहोगे तो मैं यहाँ भी उस क्वेश्चन को ला के रख देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे बैठ के बनाते रहो। तो हाँ बच्चों, ये आपके सामने मैंने कुछ केमिकल इक्वेशंस को रखा है, और आप चाहो तो इसको देखो पहले, और देख करके जो है सो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको बैठ के बनाते रहना। इसमें से हम लोग ये वाला भी कर चुके थे, याद है? अभी हमने ये करा, बाकी सारा कुछ आप करिएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड से सारा बनेगा, है ना। अभी 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, मैं ऊपर कर रहा हूँ तो लगभग 5 और आपको दिख जाएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से ऊपर कर रहा हूँ तो लगभग में ये 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो। और इसके बाद ये, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाह रहे हो ना, तो सीबीएसई जंक्शन के एप्लीकेशन पे आपको ये सारी ही चीज़ें पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाली हैं, और इतना ही नहीं, वहाँ पर लगभग में 100 के आसपास होगा। चलिए, तो इन चीज़ों का बना के रखिएगा। हाँ, नीचे वाले में सॉल्यूशन है, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप ईमानदारी दिखाओगे थोड़ा सा, ये आपके चेक करने के लिए मैंने दिया हुआ है। इसको आप हटा के रखोगे, पहले खुद से सॉल्व करोगे और फिर इसको रख के चेक करोगे कि हाँ तुम्हारा ये बना कि नहीं सही। ठीक है, इतना काम कर लोगे। चलो, अगर तुम इतना काम कर लेते हो तो फिर हमको देखना है नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय अलजेब्रिकल मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय अलजेब्रिकल मेथड, ये बहुत ही ज़रूरी मेथड है। आप बस 10 से 15 मिनट का टाइम दो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनो, देखो, और तुम इजीली इसको समझ जाओगे ये क्या चीज़ है। मैं एक पहले बहुत ही छोटा एग्जांपल लेकर ही सॉल्व करता हूँ, और फिर हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे किसी भी बड़े एग्जांपल पे। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर लिखा CH4 मीथेन, मैंने उसको जलाया तो ये मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस साथ में वाटर। तो अभी क्या है कि ये बैलेंस तो अभी भी नहीं है, हमको इसको बैलेंस करना है। तो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं ना, हम पहले ही अपने गिवन इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। कैसा है वो? बैलेंस्ड है। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और एक जो तुम्हारे सामने केमिकल इक्वेशन है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, इन दोनों में किस बात का डिफरेंस होता है। तो आप कहोगे कि सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर कोफिशिएंट्स में कुछ नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के वजह से ये बैलेंस्ड हुए रहते हैं। तो हमने तो अभी इसको पहले ही एज्यूम कर लिया। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि लेट दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लेकिन ये तो बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस कब होगा? जब इसके सामने कोई कोफिशिएंट आएगा। सपोज़ करो ये कोफिशिएंट यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। ये हमने ऐसा मान लिया। तो जब हम इसको मान रहे हैं कि ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, देन इसके अंदर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सारा प्रॉपर्टी होना भी चाहिए। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके अंदर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कार्बन के लिए अगर हम देखें तो बताओ रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं, तो तुम कहोगे कि सर अगर ये A यहाँ पे नहीं रहता तो कार्बन होते 1, लेकिन इस A के वजह से ये तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जो कोफिशिएंट में होता है उससे मल्टीप्लाई होता है ये नंबर। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट में जो कार्बन है वो है A, क्योंकि ये जो ABCD है वो तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, हमने बस सेलेक्ट करा है, माना है, एज्यूम करा है, तो वो जो भी चीज़ होंगी उससे 1 को मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा वो। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट में बताओ कार्बन का नंबर कितना है, तो आप कहोगे कि यहाँ 1 और 1 इंटू C। अच्छा,
दूसरी बात कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मतलब हर ही एटम का, चाहे वो कार्बन हो, हर ही एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो इक्वल होगा। यानी जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में जो कार्बन है वो ए है और प्रोडक्ट में जो कार्बन है वो सी है, और आपस में ये बराबर होना भी चाहिए। इस तरीके से हमको मिल गया एक इक्वेशन। दूसरी बात अभी देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो है 4a, और प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है वो है 2d, और ये भी आपस में होना चाहिए बराबर, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तीसरा बच रहा है कार्बन। तो जब हम कार्बन को लेकर देखेंगे, कार्बन को हमने देख लिया, तीसरा बच रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लेकर के देखेंगे तो रिएक्टेंट में हमारा 2b और प्रोडक्ट में वो है 2c प्लस d। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू डी डी और 2 इंटू सी 2c, तो 2c प्लस डी। अब देखो एक बात, तुम्हारे सामने यहाँ पर टोटल 3 केमिकल इक्वेशंस हैं, जबकि वेरिएबल 4 है ABCD, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, इसको सॉल्व करने के लिए इन चारों ही वेरिएबल में से A B C और D में से किसी एक को हम मान लेते हैं 1। आप चाहो तो किसी को भी मान लोगे, लेकिन हम लोग जनरली ए को मानते हैं, या फिर कुछ वैसे वैल्यू को मानते हैं जो कि फटाफट से सॉल्व होने में हेल्प करेगा। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा सर 1 ही क्यों मान रहे हैं, 1 लाख मानिए। तुम कुछ भी मानोगे वो सॉल्व होगा, तुम कुछ भी मानोगे वो सॉल्व होगा, है ना। तो इजी वैल्यू मानते हैं हम लोग उसको, ताकि बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मैंने लिखा कि C+O2CO2, क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल है। अभी मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2C+2O2 2CO2, ये भी तो बैलेंस है। 4 से करो, ये भी तो बैलेंस है। लेकिन हम मिनिमम रखते हैं, तो हम 1 लेकर चलेंगे। अभी A को हम मान रहे हैं 1, तो जब हम A को मानेंगे 1, तो हमारा A जितना है उतना ही C है। दैट मीन्स कि C बराबर भी क्या हो गया 1, C बराबर भी क्या हो गया 1। अब देखो A बराबर अगर 1 तुम रखोगे तो 4 इंटू 1, और यहाँ पर D वाला 2 नीचे आएगा, तो बाई 2, दैट मीन्स कि 2, यानी D का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, D का वैल्यू आ जाएगा 2। अब देखो D का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 2, C का वैल्यू है 1, तो 2 अब प्लस 2 इंटू 1 2, यानी 4, यानी B का वैल्यू क्या हो गया 4/2, दैट मीन्स 2, यानी B का वैल्यू क्या आने वाला है 2, हाँ है ना। अब देखो सिंपली तुमको A का वैल्यू पता चल गया 1 होगा, तुमको B का वैल्यू पता चल गया 2 होगा, तुमको C का वैल्यू पता चल गया 1 होगा, और तुमको D का वैल्यू पता चल गया 2 होगा। अब एक बार क्रॉस चेक करके देख लो फटाफट से सब बैलेंस है कि नहीं। तो पहले देखो कार्बन को लेकर, तो यहाँ कार्बन कितना है 1, और यहाँ भी कार्बन कितना है 1। उसके बाद देखो ऑक्सीजन को लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4, और यहाँ पर भी 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2 4, सब कुछ क्या हो गया ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो देखो बच्चों, अभी जो कि मैं आपको समझा रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप सीख जाओगे तो विद इन मिनट आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, इस पर आप सीख जाओगे। लेकिन ये एक साइंटिफिक मेथड है, तो इस तरीके से आप श्योरली बना ही लोगे। तो आपको ये आना ही आना चाहिए। फटाफट से इसको छापो, मैं एक बार फिर से इसको बताऊँगा किसी दूसरे क्वेश्चन को। तो आइए उसके बाद देखते हैं, वही अमोनिया वाला क्वेश्चन को लेते हैं फिर से एक बार। क्या था N2H2NH3। करना क्या है, बस सिंपली सपोज करना है कि यहाँ पर A रहा, यहाँ पर B रहा, यहाँ पे C रहा, और इसी A और B और C का तुम जब वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा प्रूफ। अभी देखो करना क्या होता है, आप लिखो रिएक्टेंट, आप लिखो प्रोडक्ट, बताओ नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, तो कहोगे 2A, प्रोडक्ट में कितना है तो C, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, तो दैट इज़ 2B, प्रोडक्ट में कितना है तो 3C। अभी देखो A है, B है और C है, किसी एक को मान लो 1, लेकिन यहाँ पर हमको देख के लग रहा है ना कि अगर हम A को 1 मानेंगे तो C का वैल्यू फ्रैक्शन में, हाँ ठीक है, तो मान लो A का वैल्यू 1, तो जब A के वैल्यू को 1 मानोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा क्या C, यानी A को जैसे ही तुमने 1 माना तो C क्या हो गया हमारा 2। अभी C के वैल्यू को यहाँ पर 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 में से 2 डिवाइड होगा तो वापस से क्या मिल जाएगा हमको 3। दैट मीन्स कि B का वैल्यू क्या आ गया 3, है ना 1 3 2, यानी यहाँ पर लिखाएगा 1, यहाँ पर लिखाएगा 3 और यहाँ पर लिखाएगा 2। तो आपने देखा कि कितना हमने बहुत ही फास्ट हमने सॉल्व करा इससे भी। तो ये मेथड बहुत ही फास्ट हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते कि आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद तो वीडियोज़ को पॉज करो, पॉज कर करके बार बार इसको देखो, कॉन्सेप्ट को कॉपी पे लिखो, फिर से एक बार पढ़ो जब तक कि तुमको समझ में नहीं आए। मैं एक बार स्टेप बताता हूँ मैं करता क्या हूँ। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और अगर मान लिए कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो देयर शुड बी ए कोफिशिएंट। उसी कोफिशिएंट को हम मानते हैं ABCD, अगर वो 3 टर्म है तो ABC, 4 है तो ABCD, कुछ भी।
उसके बाद हम दोनों ही तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं ईच के, और इक्वल करने के बाद उसके नंबर ऑफ एटम्स को पहले लिखते हैं और लिख के फिर इक्वल करते हैं। इक्वल करने से हमको एक रिएक्शन मिलता है। उस रिएक्शन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उसमें से किसी एक का वेरिएबल का वैल्यू लेट करते हैं अपने मन से, 1 2 3 4 5 कुछ भी हम लोग एक ही रखते हैं जनरली, और फिर उसके बाद बाकी सारे का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, आप चाहो तो चीज़ों को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। याद है हम लोग एक जो देख रहे थे वो C4H10 वाला, C4H10 प्लस O2 क्या दे रहा है, CO2 प्लस H2O। तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल लगा था ना ये, यहाँ आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, बस इसको कोफिशिएंट को लेट कर लो, ABCD मैच करवाओ और बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों ही मेथड से हमने देखा, एक था हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा था अलजेब्रिकल मेथड। आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से हाँ इक्वेशंस को ढूंढो। आपका एक होमवर्क ये है कि आपके घर में जो भी बुक है, चाहे वो NCERT हो, NCERT तो मस्ट है, उसके बावजूद भी आपके पास जो भी बुक होंगी, आप चैप्टर 1 2 3 4 5, टोटल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, उन पाँचों ही चैप्टर्स में आपको जितने भी केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे, आप उन सारे ही रिएक्शंस को, बुक में ऑलरेडी वो बैलेंस फॉर्म में होता है, तो आपको उन सारे ही रिएक्शंस को क्या करना है, उसके कोफिशिएंट्स को भूलते हुए, उस पर ध्यान ना देते हुए आपको उसके स्केलेटल फॉर्म को लिखना है, और लिख करके आपको अपने दिमाग से उसको बैलेंस करना है। आप चाहो तो किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हो, लेकिन औचित्य मेरा ये है कि आपके पूरे ही केमिस्ट्री के बुक में जितने भी केमिकल इक्वेशंस हैं, टोटल 100 या 150 जो भी होंगे, वो सारे ही आपके द्वारा एक बार बैलेंस किए गए होने चाहिए। तो ये आपका होमवर्क हुआ, मैं देखूँगा इसको। आप प्लीज़ जो है सो फटाफट कॉपी पेन लीजिए और उसको सॉल्व करना शुरू करिए। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा बहुत ही लेंदी होगा, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानना है। कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ फिर से। तो याद है हमने पढ़ा था कल केमिकल चेंज के बारे में पहले, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन 2 तरह का, बैलेंस अनबैलेंस, हमने अनबैलेंस को भी बैलेंस करना सीख लिया। फिर हमने देखा कि जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ कुछ चेंजेस भी आएंगी, जैसे सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस तरह का कोई चीज़ होगा, है ना। अगर आपको याद होगा तो फटाफट से हम लोग देखते हैं ना कि जब हम जिंक को H2SO4 में डालते हैं तो वहाँ से H2 का गैस निकलता है, तो ये हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा था चेंज इन स्टेट, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ सॉलिड से बन रहा है गैस, तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट। फिर हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, तो उसमें हमने देखा था 2 तरह का केमिकल रिएक्शंस, एक एंडोथर्मिक जो कि एनर्जी लेकर के प्रोड्यूस होता था उसको बोलते थे एंडोथर्मिक, दूसरा जो कि एनर्जी देता था उसको बोलते थे एक्सोथर्मिक। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जबकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। एक और बात होती थी कि जब भी कहीं पर केमिकल रिएक्शन होता था तो वहाँ चेंज इन कलर भी होता था। सपोज करो आपके पास लेड ऑक्साइड है जो कि रेड के फॉर्मेट में है, जब आप उसको हीट करोगे तो वो मिलेगा आपको लेड ऑक्साइड प्लस O2, यानी यहाँ पर जो आपको मिलेगा, जैसे देखो मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ। हमारे पास पहले होता है क्या, पहले होता है हमारे पास Pb3O4, हम इसको करते हैं गर्म, तो ये हमको देता है PbO प्लस O2। ये जो होता है ये होता है लेड ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है और ये तुमको मिलता है येलो कलर का। तो यहाँ क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। आपको याद होगा मैंने कल बताया था कि प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम लोग मान लो कि पोटेशियम का आयोडाइड लेते हैं, उसमें लेड का नाइट्रेट मिलाते हैं, तो Ki प्लस PbNO3 क्या होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ मिलता है हमको क्या, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट का जो है सो हमको क्या मिलता है, एक लेड आयोडाइड का हमको मिलता है एक प्रेसिपिटेट जो कि कलर में कैसा होता है, येलो। तो आपको इन बातों को याद रखना है। उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करती है। व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 मिलकर बनाएगा MgO, C प्लस O2 मिलकर बनाएगा CO2। दूसरी तरफ दूसरा हम लोग पढ़ेंगे decomposition chemical reaction, वो those type of chemical reactions in which a single reactant break down into several products, for example CaCO3 वो टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में, तो हम उसको बोलेंगे क्या, decomposition chemical reaction। फिर हम लोग देखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कोई हायर रिएक्टिविटी सीरीज़ का मेटल अपने से लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तो वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यही काम अगर दोनों एक दूसरे के साथ करेगा तो वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट।
हाँ, उससे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, दैट इज़ कि डिकम्पोज होने का वजह, टूटने का वजह अगर थर्मल है मतलब हीट है तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि CO CO3 में हीट की वजह से टूट गया CO+CO2 में। दूसरी बात, अगर टूटने का वजह इलेक्ट्रिसिटी है तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल NaCl के वाटर सॉल्यूशन में जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन, उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो टूट जाएगा Na और Cl में। तीसरी बात, अगर हम टूटने की वजह बना दें किसको, फोटोन्स को, लाइट्स को, तो हम उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी कैमरा का फिल्म वगैरह होता है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप वो चढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें अगर उसको उस पर अगर हम लाइट डालते हैं तो वहाँ से जो है सो ब्रोमीन वहाँ से हटने लगता है, और इस टाइप का जो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कहलाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हम लोग देखने वाले हैं क्या, फिर हम लोग देखेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और फिर रेडॉक्स। तो आप याद रखोगे कि कल हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो कॉम्बिनेशन है, जो डिकम्पोजिशन है, ये बिल्कुल ही नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक है। आपके बोर्ड में पूछेगा क्या, तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन पूछता है, उसमें भी फोटोलाइटिक पिछले 3-4 सालों से CBSE पूछ रहा है कंटिन्यूअस, तो आपको एक बार उस पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लगभग 2 एग्जाम्पल आपको याद ही रखना है जो हर बार पूछता है CBSE, जिसमें वो भी एक्सेप्शन वाला। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर जो होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है तो वो किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप प्लीज़ आपके पास जो भी बुक है उसको एक बार पढ़ो बढ़िया से। चलो मिलते हैं फिर कल। मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है आज, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ते हैं अब कल। थैंक यू।